वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। उस दिव्य आवाज ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। क्या वे नितिन समूह जियान ग्रुप के विरुद्ध जाने का साहस कर रहे थे? सभी ने आवाज के स्रोत की ओर मुड़कर देखा, जहां नव्या जियान आई शांत भाव से खड़ी थी और उसके होठों पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी। दूसरी ओर शुभ बाईजोर ने विनम्रतापूर्वक अपने हाथ में नंबर प्लेट उठाई हुई थी। इन दोनों का संयोजन थोड़ा अजीब था। जिसने सभी को भ्रमित किया वह ये था कि चाहे शुभ हो या नव्या, दोनों ही सबके लिए अपरिचित चेहरे थे। कोई उन्हें जानता तक नहीं था। ये दोनों कौन हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। उस आदमी का रंग रूप इतना आकर्षक है, अगर पहले देखा होता तो याद रहता। अभी कीमत तो उस लड़की ने बोली थी, है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? फुसफुसाहटें फूट पड़ीं। हर कोई उन्हें अलग नजरिए से देख रहा था। कुछ उन्हें परख रहे थे, जबकि कुछ जिज्ञासु थे। नितिन जियान चैंगशेंग भी भ्रमित नजर से उन्हें देख रहा था। हालांकि स्क्रीन पर वीडियो चलने के कारण कमरे की बत्तियां बंद कर दी गई थी, इसलिए सामने की पंक्ति में बैठे नितिन को कोने में छिपे नव्या और शुभ दिखाई नहीं दिए। इस समय सुरेश चैन लेग ने धीमी आवाज में कहा, अध्यक्ष नितिन, इस जमीन का अधिकतम मूल्य 50 लाख रुपए होना चाहिए। इसका विकास करना काफी कठिन है। मुझे लगता है आपको फिर से विचार करना चाहिए। भले ही सुरेश का शताब्दी समूह और नितिन का नितिन समूह प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन उनके निजी संबंध ठीक ठाक थे। सुरेश की बातें वास्तव में वही थी जो वह सोच रहा था। हालांकि देवपुरी बैयून सिटी में वर्तमान रियल एस्टेट उद्योग स्थिर रूप से विकसित हो रहा था, स्कूलों के आसपास की जमीन हमेशा से डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द रही है, क्योंकि नियम कड़े होते हैं और निर्माण में अत्यधिक कठिनाई होती है। इस समय नितिन असमंजस में था। नितिन समूह ने पिछले कुछ वर्षों में अन्य उद्योगों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। नितिन हमेशा से देवपुरी में 10,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन ढूंढकर एक मनोरंजन पार्क बनाना चाहता था। मेजबान ने भी अभी कहा था कि यह जमीन वर्तमान में देवपुरी में नीलाम की जा रही सबसे बड़ी जमीन का टुकड़ा था। अगर उसने इसे गंवा दिया तो और कुछ नहीं मिलेगा। सुरेश की बातों पर विचार करते हुए, यद्यपि यह जमीन मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित करने के लिए बहुत उपयुक्त थी, लेकिन वर्तमान बोली 46 लाख रुपए की सीमा तक पहुंच चुकी थी। अगर वह बोली बढ़ाता है, तो दूसरे लोग अनिवार्य रूप से कहेंगे कि उनका नितिन समूह अन्य खिलाड़ियों पर धौंस जमा रहा है और जानबूझकर बोली बढ़ा रहा है। नितिन हिचकिचा रहा था, तभी मेजबान ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 46 लाख रुपये पहली बार, 46 लाख रुपये दूसरी बार, 46 लाख रुपये। जैसे ही वह हथौड़ा मारने वाला था, नितिन ने अपने दिल में संघर्ष किया। उसने जल्दी से अपना कार्ड उठाया और दांत पीसकर बोला, 49 लाख रुपये। नितिन बहुत दृढ़ था। समृद्धि नगर हाईचैंग डिस्ट्रिक्ट की जमीन को छोड़कर वह देवपुरी के किसी अन्य क्षेत्र में 50 लाख रुपये की बोली नहीं लगा सकता था। हालांकि इससे पहले कि वह चैन की सांस ले पाता, नव्या ने बिना सोचे समझे बोल दिया, 52 लाख रुपये। शुभ ने ये देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराया, जिससे एक आकर्षक मुस्कान सामने आई। ऐसा लग रहा था कि मुखिया बॉस इस जमीन को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। ये सोचकर कि 50 लाख रुपए उसे ही निकालने होंगे, शुभ को तुरंत लगा कि वह उपयोगी है और उसने जल्दी से अपनी नंबर प्लेट उठा ली। सभी फिर से स्तब्ध रह गए। वे नव्या को और भी जटिल भावों और जांचती नजरों से देख रहे थे। किसी को याद नहीं आ रहा था कि देवपुरी के रियल एस्टेट उद्योग में और कौन था जो ऐसी जमीन खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकता था जिसका विकास करना आसान न था। नितिन ने माथे पर बल डाला। उसे सहज रूप से लगा कि सामने वाले ने ये जानबूझकर किया है। जमीन की कीमत बाजार मूल्य से कहीं ज्यादा हो गई थी। वे जानबूझकर उसके खिलाफ जा रहे थे। हालांकि वह नाराज था, लेकिन नितिन कई वर्षों से व्यापार जगत में था। नितिन समूह की आज की शानदार उपलब्धियों का कारण उसकी शांति भी थी। दूसरे विचार में, नितिन अब इतना नाराज नहीं था। अगर कोई शक्तिशाली कंपनी इस जमीन को नहीं खरीदती, तो ये किसी के लिए भी एक गर्म आलू बन जाता। हालांकि नितिन के लिए इतनी बड़ी जमीन गंवाना अफसोसजनक था, लेकिन इसकी मौजूदा कीमत उसे आवेग में आने की इजाजत नहीं दे रही थी। 50 लाख रुपए की जमीन। अगर वह भविष्य में अच्छी तरह से निवेश नहीं करता, तो संभवतः उसे असफलता का सामना करना पड़ता और सब कुछ खोना पड़ता। चूंकि नितिन पहले ही हार मान चुका था, इसलिए अन्य कंपनियों के लोग स्वाभाविक रूप से इस तर्क को समझते थे। मेजबान ने उल्टी गिनती पूरी की और हथौड़ा मारा। उसने कहा, बोली लगाने वाले नंबर 13 को बधाई। जैसे ही उसने बात पूरी की, मेजबान ने रजिस्टर में बोली लगाने वाले नंबर 13 के अनुरूप रियल एस्टेट कंपनी का नाम पाया। फिर उसने कहा, जमीन का पहला टुकड़ा सागर एस्टेट्स ईस्ट सी रियल एस्टेट ने 52 लाख रुपए में खरीदा। सागर एस्टेट्स। सभी ने एक दूसरे को देखा क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। कोई नई कंपनी? पता नहीं। हमारे शहर के रियल एस्टेट जगत में मैंने ऐसी किसी कंपनी के बारे में पहले कभी नहीं सुना। यह शायद हाल ही में पंजीकृत कंपनी है।
इतनी बड़ी जमीन खरीदने के लिए लापरवाही से 50 लाख रुपए निकालने में सक्षम होने का मतलब है कि इसके पीछे का मालिक बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर कोई फिर से अनुमान लगाने लगा क्योंकि उन्होंने सागर एस्टेट्स के बारे में पहली बार सुना था। अब जब उसने सुर्खियां बटोरी हैं, तो दूसरों को एहतियात बरतनी पड़ी। नितिन और सुरेश सामने की पंक्ति में बैठे थे। हालांकि उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने सागर एस्टेट्स नाम को अपने दिल में याद कर लिया। नीलामी जारी रही और जमीन के दूसरे, तीसरे और चौथे टुकड़ों में भी बड़ा उपयोगी क्षेत्र था। हालांकि नव्या ने अब कोई कदम नहीं उठाया। रियल एस्टेट कंपनी अभी स्थापित हुई थी। अगर वह एक ही बार में इतनी जमीन खरीद लेती, तो अनिवार्य रूप से सभी कंपनी को निशाना बनाते और वह पूरे देवपुरी रियल एस्टेट जगत की सार्वजनिक दुश्मन बन जाती। इसलिए नव्या बहुत लालची नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने जमीन का पहला टुकड़ा पहले ही हासिल कर लिया था। इस पहले टुकड़े का मूल्य निस्संदेह उसके दिल में सबसे अधिक था। इसके बाद हम जमीन के 5वें टुकड़े की बोली लगाएंगे। इस समय मेजबान ने कहा, यह इस नीलामी का अंतिम टुकड़ा भी है। जैसे ही उसने बात पूरी की, स्क्रीन पर जमीन के 5वें टुकड़े का एक वीडियो दिखाई दिया। सबसे पहले जो उनकी आंखों में आया वह देवपुरी रेलवे स्टेशन था। इस समय मेजबान ने समझाना शुरू किया, जमीन का 5वां टुकड़ा समृद्धि नगर के केंद्र में स्थित है और 3500 वर्ग मीटर के क्षेत्र पर कब्जा करता है। ये देवपुरी रेलवे स्टेशन से सटा हुआ है। पहले ये देवपुरी में थोक कपड़ों का बाजार था। शहर की योजना के कारण बाजार को स्थानांतरित कर दिया गया और यह जमीन अब बेकार पड़ी है। 6 महीने पहले सरकार ने पहले ही इस थोक बाजार की इमारत को ध्वस्त कर दिया था और जमीन अब किसी भी समय पुनर्निर्माण के लिए तैयार है। बुनियादी स्थिति का परिचय देने के बाद मेजबान रुका और कहा, जमीन की शुरुआती कीमत 15 लाख रुपये है। प्रति बोली में वृद्धि 2 लाख रुपये है। बोली अब शुरू होती है। 17 लाख रुपये, 21 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, 31 लाख रुपये। मेजबान के बात पूरी करने के पल इस जमीन के टुकड़े की कीमत दोगुनी हो गई। हर कोई स्पष्ट रूप से इस जमीन के टुकड़े के लिए एक मजबूत इच्छा रखता था। समृद्धि नगर में इस जमीन के टुकड़े के क्षेत्र का उल्लेख न करें, लेकिन सिर्फ इसका भौगोलिक स्थान ही श्रेष्ठ था। ये देवपुरी रेलवे स्टेशन से सटा हुआ था, जिसका मतलब था कि यह शहर के केंद्र में था। वहां की जमीन पहले से ही महंगी थी। ऐसा कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से भाग्य के कारण था कि वे इस बेकार पड़े जमीन के टुकड़े को पा सकते थे। नव्या ने शुरू में कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं। कोई भी समझदार आंख इस जमीन के टुकड़े का मूल्य बता सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आज का समापन था। कीमत तेजी से बढ़ी और जल्द ही 40 लाख रुपये तक पहुंच गई। शुभ तुरंत अपनी भौहें चढ़ाकर नव्या की ओर मुड़ा। मुखिया, अगर हम ये जमीन खरीद भी लें, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगले 2 वर्षों में इसका मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। नव्या मुस्कराए। इतने शानदार स्थान पर इतनी बेहतरीन जमीन, हम इसे किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में विकसित करें, हम बिना नुकसान के कमाएंगे। नव्या की बात सुनकर शुभ समझ गया और तुरंत अपना कार्ड उठा लिया। 43 लाख रुपये। वर्तमान में कीमत पहले टुकड़े के करीब पहुंच रही थी। हालांकि पहले टुकड़े का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक था, जो 5वें टुकड़े के क्षेत्रफल का कई गुना था। हालांकि इसके बेहतर स्थान और प्रशंसा के लिए जगह पर भरोसा करते हुए 5वें टुकड़े की कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। अन्य कंपनियां भी इस तर्क को समझती थीं। बोली चिंता की स्थिति में प्रवेश कर गई और नितिन और सुरेश ने भी अपनी बोलियां लगाईं। आज की नीलामी अपने चरम पर केवल इस अंतिम जमीन के टुकड़े की बोली के दौरान थी। 51 लाख रुपये। सुरेश ने अपनी बोली बढ़ाई। वर्तमान में शताब्दी समूह के पास कोई फसल नहीं थी। सुरेश उद्योग में सतर्क रहने के लिए प्रसिद्ध था। अब जब उसने इस 5वें जमीन के टुकड़े को छोड़ने से इनकार कर दिया, तो ये स्पष्ट था कि वह इस जमीन के टुकड़े के मूल्य को समझता था। 53 लाख रुपये। नितिन ने फिर से बोली लगाई। कीमत पहले ही 50 लाख रुपये से अधिक हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह नितिन समूह और शताब्दी समूह के बीच एक प्रतियोगिता थी। अधिकांश कंपनियां तब तक पीछे हट चुकी थीं। इतनी ऊंची बोली प्रतिरोध का सामना करते हुए ये स्पष्ट था कि वे शक्तिहीन थे। 55 लाख रुपये। शुभ फिर से लड़ाई में शामिल हुआ, जिसने अन्य कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया। सागर एस्टेट्स के इस व्यक्ति ने पहले ही 50 लाख रुपये से अधिक खर्च करके जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया था। फिर भी वह जमीन का एक और टुकड़ा खरीदने की कोशिश कर रहा था। 1 करोड़ रुपये कोई छोटी राशि नहीं थी। यहां तक कि नितिन समूह जैसी बड़ी कॉरपोरेशन के लिए भी इसे निकालना मुश्किल था। सुरेश ने कहा 57 लाख रुपये। नितिन ने कहा 59 लाख रुपये। शुभ ने कहा 61 लाख रुपये। कीमत लगातार बढ़ती रही। 3 लोगों के अलावा जो अभी भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, बाकी इस नीलामी में दर्शक बन गए थे। विशेष रूप से सागर एस्टेट्स की पूंजी ने उन्हें गुप्त रूप से चौंका दिया।
उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि क्या सागर एस्टेट्स किसी अन्य प्रांत की एक बड़ी कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित कंपनी थी और ये देवपुरी के बाजार में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। नव्या चेहरे पर बिना किसी भाव के सीट पर बैठी थी, जैसे कि हर चीज का उससे कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से शुभ बिना किसी डर के बोलियों का पालन कर रहा था। जब तक मुखिया नहीं बोलती, वह बिना चिंता के बोली लगा सकता था। 73 लाख रुपये, नितिन ने फिर से बोली लगाई। ये सुनकर सभी में शोर मच गया। इस कीमत ने पिछले 2 वर्षों में देवपुरी की जमीन की नीलामी में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। ये वास्तव में नितिन समूह था। सुरेश ने तुरंत चुपके से आह भरी। उसके शताब्दी कॉरपोरेशन ने अभी अभी शताब्दी मैंशन का विकास पूरा किया था। हालांकि इस विकास की व्यापारिक स्थिति अच्छी थी, उन्होंने अभी तक सभी अपार्टमेंट नहीं बेचे थे। कंपनी के पास पर्याप्त धन नहीं था और 70 लाख रुपये अधिकतम था जो वह निकाल सकता था। अध्यक्ष नितिन, मैं अब आपके साथ नहीं लड़ूंगा, सुरेश ने धीरे से कहा और लाचारी से मुस्कुराया। नितिन ने विनम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद अध्यक्ष सुरेश। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, हॉल में एक आलसी आवाज गूंज उठी। 80 लाख रुपये। गा। सभी के चेहरे पर भाव जम गए और हॉल में एक अजीब चुप्पी छा गई। यहां तक कि मेजबान भी स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद उसने प्रतिक्रिया दी और उल्टी गिनती शुरू कर दी। 80 लाख रुपये पहली बार, 80 लाख रुपये दूसरी बार, 80 लाख रुपये तीसरी बार। सौदा पक्का। फैसले ने सभी को उनके होश में वापस खींच लिया। सभी मुड़कर देखा कि जिस युवती ने 80 लाख रुपये चिल्लाया था, वह लापरवाही से कुर्सी से टिकी हुई थी, जैसे कि इससे पहले की बोली उसकी तरफ से नहीं आई थी। नितिन हक्का बक्का रह गया। जब वह अपने होश में वापस आया, तो सब कुछ तय हो चुका था। 80 लाख रुपये। दूसरी पार्टी ने सीधे अपनी बोली में 7 लाख रुपये जोड़े थे। वे समान आधार पर खेलने और पकड़ने का खेल नहीं खेलना चाहते थे। इसके बजाय वे ऊपरी सीमा को सील करना चाहते थे। देवपुरी में जमीन के मौजूदा बाजार मूल्य के साथ, भले ही स्थान उत्कृष्ट हो और जमीन का हर इंच महंगा हो, इसका मूल्य 80 लाख रुपये के खगोलीय मूल्य तक नहीं पहुंचेगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए नितिन को बहुत ज्यादा सोचने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि दूसरी पार्टी जानबूझकर उसके और नितिन समूह के खिलाफ जा रही थी। अन्यथा वह जमीन के 2 टुकड़े जिनके लिए वह लड़ना चाहता था, इस कंपनी के हाथों में क्यों आ जाते। यहां तक कि नितिन, जो अपनी भावनाओं को आसानी से नहीं दिखाते थे, वह भी अपने चेहरे के भाव को बनाए नहीं रख सके। क्या उन्हें लगा कि नितिन समूह अधिक पैसा नहीं निकाल सकता? वे कर सकते थे, लेकिन वह अपनी भावनाओं को अपने फैसलों को प्रभावित नहीं करने दे सकता था। यही कारण था कि वह इसे चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकता था। बगल में खड़े सुरेश हंसना चाहता था। हालांकि यह परिणाम अप्रत्याशित था, लेकिन जब उसने नितिन समूह को पीड़ित देखा तो वह खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। एक पुराने प्रतियोगी के रूप में उसने शुरू में सोचा था कि जमीन का ये टुकड़ा नितिन के हाथों में होगा। कौन जानता था कि कोई काम बिगाड़ देगा और नितिन समूह से वसा के 2 टुकड़े चुरा लेगा। नितिन समूह, जो वर्षों से देवपुरी रियल एस्टेट जगत में भगदड़ मचा रहा था, ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता था। बोली लगाने वाले नंबर 13 को बधाई। जमीन का ये 5वां टुकड़ा सागर एस्टेट्स ने 80 लाख रुपये में खरीदा, मेजबान ने जोर से घोषणा की। इस बिंदु पर रियल एस्टेट नीलामी पहले ही समाप्त हो चुकी थी। सभी अलग अलग भावों के साथ नीलामी हॉल से एक एक करके बाहर निकले। कुछ खुश थे, जबकि कुछ दुखी थे। जैसा कि कहावत है, मांस से ज्यादा भेड़िए थे। आज 20 से कम रियल एस्टेट कंपनियां नहीं आई थीं, लेकिन सरकार ने बोली लगाने के लिए केवल 5 जमीन के टुकड़े रखे थे। वर्तमान में सागर एस्टेट सबसे बड़ा विजेता था और उन्होंने खगोलीय कीमतों पर जमीन के सबसे बड़े और सबसे अच्छे दोनों टुकड़े जीते थे। इस रहस्यमय कंपनी के प्रति जो कहीं से भी निकली थी, उसकी शक्तिशाली बोल्डनेस और मजबूत फंड ने सभी का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित किया। इसलिए जैसे ही शुभ और नव्या हॉल से बाहर निकले, अन्य कंपनियों के कई प्रतिनिधि उनके पास पहुंचे। शुभ का एक महान स्वभाव था और यह स्पष्ट था कि उसकी एक असाधारण पृष्ठभूमि थी। इसलिए हर कोई सहज रूप से उसे अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में मानता था। उन्होंने उसे अपने नाम कार्ड सौंपे और उम्मीद की कि वे भविष्य में सहयोग कर सकते हैं। शुभ जानता था कि उसकी भूमिका दूसरों के सामने मुखिया की वास्तविक पहचान को छिपाने की है, इसलिए उसने किसी को मना नहीं किया। उसने उनसे स्वतंत्र रूप से बातचीत की और कुछ कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ खुशी खुशी चैट की, नाम कार्डों का आदान प्रदान किया। नव्या चुपचाप भीड़ से पीछे हट गई, लेकिन जब वह मुड़ी, तो उसने सुरेश को मुस्कान के साथ आगे बढ़ते देखा। युवती, मैंने तुम्हें यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं की थी। सुरेश ने नव्या को पहचान लिया और तुरंत मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। नव्या ने सुरेश को देखकर मुस्कुराई। उसने पहले ही उसे अंदर से पहचान लिया था। चूंकि दूसरी पार्टी ने उसे पहचान लिया, इसलिए उसने विनम्रता से जवाब दिया, सुरेश अंकल, क्या संयोग है। सुरेश नव्या के सामने खड़ा था और एक गहन नजर से उसे मापता था। फिर उसने धीरे से कहा, क्या आप सुरेश अंकल को इस सागर एस्टेट्स की उत्पत्ति के बारे में बता सकती हैं।
सुरेश ने बात को घुमाया नहीं। उसने बेबाकी से पूछा, क्योंकि उसे संदेह था। भले ही नव्या ने आज कीमत के लिए बुलाया था, लेकिन सुरेश फिर भी एक 14 साल की लड़की को एक रियल एस्टेट कंपनी से नहीं जोड़ सकता था जो आसानी से 1 करोड़ रुपये निकाल सकती थी। इसलिए वह वास्तव में नव्या से शुभ की पृष्ठभूमि के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था। नव्या ने खुद को शुभ की ओर देखने से नहीं रोक पाई, जो दूसरों के साथ चैट कर रहा था। फिर वह सुरेश की ओर मुड़ी और बोली, सुरेश अंकल, अगर मौका मिले तो हम एक समय तय कर सकते हैं। ये स्पष्ट था कि उन दोनों का भाग्य था। नव्या ने अभी अभी देवपुरी रियल एस्टेट जगत में प्रवेश किया था। अगर उसके पास एक मजबूत पृष्ठभूमि वाला एक व्यापारिक भागीदार होता तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती। उसकी पहली पसंद सुरेश का शताब्दी समूह था। दोनों ने शुरुआत में रास्ते पार किए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुरेश ने नव्या पर एक शानदार छाप छोड़ी थी। उसने केवल किसी को बचाने की इच्छा से बुजुर्ग जगमोहन को बचाया था। लेकिन सुरेश ने तुरंत उसे घर खरीदने के लिए 50% की छूट दी। व्यापारी तब तक जल्दी नहीं उठेंगे जब तक कि उन्हें कुछ हासिल न हो, लेकिन सुरेश के कार्यों में नव्या की आंखों में मानवता भरी हुई थी। केवल एक व्यवसायी जो पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं था, वह वास्तव में एक व्यवसायी होने के सार को समझेगा। ये सुनकर सुरेश स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसने नव्या के चेहरे पर सुझावात्मक मुस्कान देखी तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने तुरंत मुस्कुराया और सिर हिलाया। छोटी बच्ची, तुमने मुझे एक बड़ा आश्चर्य दिया है। सुरेश को पहले से ही नव्या की पहचान पता थी। उस स्थिति में कृपया मेरे लिए इसे एक रहस्य रखें, सुरेश अंकल, नव्या ने कहा और शरारत से पलक झपकाए। सुरेश ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चिंता मत करो, बच्ची। अंकल अपना मुंह बंद रखेंगे। नव्या ने अपना फोन निकाला। सुरेश अंकल, मुझे अपना फोन नंबर दीजिए। मैं कुछ समय बाद आपसे संपर्क करूंगी। ठीक है। सुरेश ने नव्या का फोन लिया और खुद को फोन किया। वह पूछना नहीं भूला, आपका नाम क्या है? नव्या ने सुरेश का फोन नंबर सुरेश अंकल के रूप में रिकॉर्ड किया और कहा, अंकल, बस मुझे छोटी कहो। सुरेश ने नव्या का पूरा नाम नहीं पूछा। इसके बजाय उसे लगा कि उस नाम से उसे बुलाने से उनका रिश्ता करीब हो गया है। उसने तुरंत नव्या का फोन नंबर छोटी के रूप में सहेज लिया। जैसे कि उसे अचानक कुछ याद आया हो, सुरेश ने तुरंत नव्या की ओर देखा और लाचारी से कहा, कुछ दिन पहले बुजुर्ग जगमोहन मेरे पास आए थे। वह उस दिन आपके घर का बचा हुआ भुगतान करना चाहते थे, इसलिए मुझे उन्हें बताना पड़ा कि आपने पहले ही भुगतान कर दिया है। इसी वजह से बुजुर्ग जगमोहन ने मुझे डांटा। ये सुनकर नव्या धीरे से हंसे बिना नहीं रह सकी। उस दिन जब उसने बुजुर्ग जगमोहन को बचाया, सुरेश अंकल ने पहले ही उसे धन्यवाद देने के लिए 50% की छूट दे दी थी। बुजुर्ग जगमोहन ने कहा कि वह बचा हुआ आधा भुगतान करेंगे। हालांकि नव्या के परिवार ने बुजुर्ग जगमोहन की कृतज्ञता स्वीकार नहीं की, बल्कि केवल सुरेश की 50% की छूट स्वीकार की। उसे उम्मीद नहीं थी कि बुजुर्ग जगमोहन इसे याद रखेंगे और इस वजह से सुरेश अंकल को भी दोषी ठहराएंगे। मेरी मां का जगमोहन समूह के नाइट क्लब का महाप्रबंधक होना पहले से ही एक बहुत बड़ी कृपा है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि उस दिन की घटना अचानक हुई थी। अगर कोई और होता तो भी मैं उन्हें बचा लेती। मैंने बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की थी, नव्या ने कहा। सुरेश ने उसे घूरा। तो फिर तुमने मेरी 50% की छूट क्यों स्वीकार की? नव्या मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। बुजुर्ग जगमोहन के साथ आपके क्षेत्र में कुछ हुआ था। अगर मैं नहीं होती तो आपके लॉबी में किसी की मौत हो जाती। बेशक, मुझे आपका धन्यवाद स्वीकार करना होगा। नव्या को इतना समझदार देखकर सुरेश हंसे बिना नहीं रह सका। उसने लाचारी से अपना सिर हिलाया। तुम बहुत होशियार लड़की हो। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे और हंस रहे थे, शुभ खुद को बाहर खींच लाया और उनके बगल में चला गया। उसने सुरेश की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, अध्यक्ष सुरेश। मैं सागर एस्टेट से शुभ हूँ। ये सुनकर सुरेश स्तब्ध रह गया, लेकिन वह शुभ से हाथ मिलाने के लिए बाहर निकलना नहीं भूला। उसने आश्चर्य से कहा, तुम मुझे जानते हो? शुभ ने अपनी भौहें चढ़ाईं और सिर हिलाया। वह मुस्कुराया और बोला, हमारे सागर एस्टेट्स ने अभी अभी देवपुरी रियल एस्टेट जगत में घुसपैठ की है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से अपना होमवर्क करना होगा। सुरेश समझा, शुभ में एक असाधारण असर था। हालांकि वह जवान दिखता था और कुछ हद तक इश्कबाज दिखता था, उसके पास एक नेता की एक अदृश्य आभा थी। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वह भी दबाव महसूस कर सकता था। सुरेश अंकल, मुझे बाद में कुछ काम है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। हम फोन पर एक दूसरे से संपर्क करेंगे, नव्या ने धीरे से कहा। जब सुरेश होश में आया तो वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है अंकल, तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। अब और रुके बिना नव्या और शुभ जल्दी से नगर निगम भवन से बाहर निकल गए। ज्यादा दूर नहीं, नितिन ने उस व्यक्ति की पीठ की ओर देखा जो दरवाजे से गायब हो गया था। उसका माथे पर बल नहीं मिटा। वह दिन वह बहुत परेशान था। अब तक वह इससे बाहर नहीं निकल पाया था। जमीन के पहले टुकड़े को छोड़ देना उचित था, लेकिन 5वें टुकड़े को खोना नितिन के लिए एक जबरदस्त नुकसान था।
सचिव जानती थी कि अध्यक्ष अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए वह केवल अपना सिर सिकोड़कर किनारे पर खड़ी हो सकती थी, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से नितिन ने अचानक एक लंबी सांस ली और कहा, इस सागर एस्टेट्स के बारे में और पता लगाओ। नितिन के अपनी शांति हासिल करने के बाद वह जानता था कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस कंपनी की पृष्ठभूमि का पता लगाना है। इतने बड़े वित्तीय समर्थन के साथ यह अनिवार्य रूप से भविष्य में नितिन समूह के रियल एस्टेट के विकास के लिए एक बाधा बन जाएगा। उसे सावधान रहना होगा। सचिव ने अपने होश संभाले और जल्दी से सिर हिलाया। जी अध्यक्ष। कार में शुभ ने लापरवाही से अपने हाथ में नाम कार्डों के ढेर को देखा। उसने नव्या की ओर देखा और मुस्कुराया। मुखिया, आज हम सुर्खियों में थे। क्या आपने अभी उन लोगों का उत्साह नहीं देखा? वे मुझे लगभग जिंदा निगल गए थे। नव्या मुस्कुराई और छेड़ा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सुंदर दिखते हो। शुभ भयभीत लग रहा था। उसने अपनी बाहें पार की और शर्माते हुए नाटक किया। हो नहीं सकता। खांसी। आदित्य चियांग जो गाड़ी चला रहा था, ने अजीब तरह से खांसा। उसने अपने आमतौर पर ठंडे मास्टर को ऐसा व्यवहार करते कभी नहीं देखा था। नव्या मुस्कुराई लेकिन मजाक जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने विषय बदल दिया और कहा, आज हमारे सहपाठी का जन्मदिन है और हम एक दिन के लिए देवपुरी हिल रिजॉर्ट बायून माउंटेन हॉट स्प्रिंग्स जा रहे हैं। मैं पहले से ही इन दोनों जमीन के टुकड़ों के विकास का विवरण जानती हूँ। मैं आज रात फिर से योजना बनाऊंगी और गणना करूंगी। कल दोपहर 4 बजे कंपनी में एक बैठक के लिए कंपनी के उच्च अधिकारियों को इकट्ठा करें। मैं तब सभी को विस्तार से बताऊंगी। शुभ ने भी अपने भावों को दूर रखा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझता हूँ। अंत में कार देवपुरी चौराहा बायून स्क्वायर पर रुकी और नव्या खुद कार से बाहर निकली। शुभ के दूर चले जाने के बाद नव्या ने चौक में बड़ी घड़ी की ओर देखा। नियत समय से अभी भी 1 घंटा बाकी था। उसने अपनी जेब को छुआ। नव्या ने 1000 रुपये से अधिक बचाए थे। इसका अधिकांश हिस्सा उसके भाई से था। ये सोचकर कि आज वरुण लिंगली का जन्मदिन है, नव्या ने इसे बाहर निकाला और वरुण के लिए एक उपहार खरीदने की योजना बनाई। बेशक वह ये सारा पैसा खर्च नहीं कर सकती थी, वह उन्हें केवल जरूरत पड़ने पर साथ लाई थी। देवपुरी चौराहा समृद्धि नगर के सबसे समृद्ध क्षेत्र में था। इसके चारों ओर कई बड़े शॉपिंग मॉल थे। अभी भी जल्दी थी, इसलिए नव्या सीधे निकटतम वाणिज्य मॉल वॉन्बो कमर्शियल बिल्डिंग की ओर चली गई। अपने पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब नव्या किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर खरीदारी करने गई थी। हालांकि देवपुरी 2002 में समृद्ध था, लेकिन मॉल में केवल कुछ बुटीक थे। विदेशी ब्रांडों का प्रवेश भी व्यापक नहीं था। 80% दुकानें स्थानीय उत्पाद थीं। ऑडियो स्टोर हर जगह सड़क पर देखे जा सकते थे। दुकान के प्रवेश द्वार पर एक लोकप्रिय गायक रेन जियांकी के पोस्टर थे। दुकानों के बाहर साउंड सिस्टम भी अब सबसे लोकप्रिय संगीत बजा रहे थे। इस समय उन्हें गाने सुनने के लिए अभी भी टेप खरीदने की जरूरत थी। यहाँ तक कि लेजरडिस्क भी अभी तक लोकप्रिय नहीं हुए थे। कौन सोच सकता था कि बाद में इंटरनेट के तेजी से विकास के दौरान लेजरडिस्क का युग केवल कुछ वर्षों तक बढ़ा, इससे पहले कि इंटरनेट ने इसे बंद कर दिया। रिकॉर्डिंग उद्योग में भारी गिरावट आई। नव्या ने पहले ही सोच लिया था कि वरुण के लिए क्या खरीदना है। वह तुरंत वाणिज्य मॉल में प्रवेश कर गई और सीधे तीसरी मंजिल पर चली गई। एक भारत रत्न फाउंटेन पेन गोयू फाउंटेन पेन नव्या का सपना था जब वह एक छात्रा थी। हालांकि उसने इसे खरीदने के लिए कभी भी तैयार नहीं थी क्योंकि सबसे बुनियादी शैली की कीमत 100 रुपये के करीब थी। नव्या ने केवल कुछ रुपये प्रति फाउंटेन पेन का इस्तेमाल किया था। जब नव्या बाद में मुखिया बनी तो भारत रत्न आर्थिक उद्योग के प्रभाव में बंद हो गया था। जब वह काउंटर पर पहुंची तो उसने देखा कि अंदर विभिन्न शैलियों के कई भारत रत्न फाउंटेन पेन प्रदर्शित थे। उनमें से हर एक चमकता हुआ लग रहा था। वे अति सुंदर थे। एक चांदी ग्रे पेन तुरंत नव्या की दृष्टि में आया। पेन चिकना और उज्ज्वल था जिसमें एक स्थिर चमक थी। यह एक तरफ 299 रुपये की कीमत के साथ भव्य पैकेजिंग बॉक्स में चुपचाप पड़ा था। ये कीमत नव्या के 1 महीने के रहने के भत्ते के बराबर थी, लेकिन इस फाउंटेन पेन की गुणवत्ता और शैली ने उसे तुरंत वरुण की याद दिलाई। नव्या ने सोचा कि उसे यह पसंद आएगा। नमस्ते, कृपया मुझे इस फाउंटेन पेन को पैक करने में मदद करें। नव्या ने काउंटर पर महिला से बिना किसी हिचकिचाहट के बात की। महिला ने फाउंटेन पेन निकाला और नव्या पर मुस्कुराए। क्या आप इसे किसी को दे रहे हैं या खुद इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने अभी अभी उत्कीर्णन तकनीक पेश की है, इसलिए हम मुफ्त में पेन पर एक नाम उत्कीर्ण करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इंटरनेट युग में उत्कीर्णन तकनीक व्यापक हो गई थी। यहाँ तक कि अगर आप ऑनलाइन एक कप खरीदते हैं तो दुकान पूछेगी कि क्या आप उस पर कुछ उत्कीर्ण करना चाहते हैं। लेकिन 2002 में ये तकनीक नई थी। नव्या ने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि सिर हिलाया। मुझे एक शब्द उत्कीर्ण करने में मदद करें। वह अपने द्वारा खरीदे गए उपहार के साथ वाणिज्य मॉल से बाहर आए और उसी मार्ग से देवपुरी चौराहा लौटी। उसे एहसास हुआ कि शिवानी ग्वांटाओ जल्दी आ गई थी।
छोटी है। शिवानी ने नव्या को देखकर अपना हाथ हिलाया। नव्या तेजी से आगे बढ़ी। शिवानी ने तुरंत नव्या के हाथ में उपहार देखा और पूछा, तुमने वरुण के लिए जन्मदिन का उपहार खरीदा? बैग विशेष रूप से भारत रत्न द्वारा बनाया गया था। शिवानी ने इसे एक नज़र में पहचान लिया और हैरान होने से खुद को नहीं रोक पाई। एक भारत रत्न फाउंटेन पेन। छोटी है, तुमने कितना खर्च किया? तुम इसे खरीदने के लिए भी सहन नहीं कर सकती हो। नव्या ने शुरू में सोचा था कि यह कुछ भी नहीं था। हालांकि उसे याद आया कि वे सभी छात्र थे और एक फाउंटेन पेन खरीदना बहुत व्यवहारिक नहीं था। आखिरकार उसके शरीर में आत्मा अब 14 साल की नहीं थी। हालांकि शिवानी की प्रतिक्रिया ने नव्या को थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। ये सही है, उसने अपने जीवन में कभी भारत रत्न फाउंटेन पेन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन पहली बार जब उसने इसे खरीदा तो वह किसी और के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में था। हालांकि उसने इसके बारे में सोचा और राहत महसूस की। वरुण आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर उसकी पिछली जिंदगी में 3 साल तक क्रश था। वह इस उपहार के लायक था। नव्या हल्की सी मुस्कुराए और एक बहाना ढूंढा। वरुण के पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ वह शायद एक साधारण फाउंटेन पेन को पसंद नहीं करेगा। शिवानी ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसके दिल में नव्या के लिए दर्द हुआ जब उसने सोचा कि वह दोपहर के भोजन के लिए एक मीटबॉल ऑर्डर करने के लिए भी सहन नहीं कर सकती थी। क्या ये महंगा है? शिवानी ने माथे पर बल डालकर पूछा। नव्या आराम से मुस्कुराई। ठीक है, मैं इसे खरीद सकती हूँ। ये देखकर शिवानी केवल अपने दिल में चुपचाप आह भर सकती थी। कुछ समय पहले प्रेम पत्र की घटना के कारण सभी जानते थे कि नव्या वरुण को पसंद करती थी। हालांकि वरुण ने नव्या को अस्वीकार कर दिया। शिवानी की आंखों में नव्या के कार्यों के आधार पर उसके मन में अभी भी वरुण के लिए भावनाएं थीं। ऐसा नहीं है कि उसे नव्या के लिए अफसोस हुआ, लेकिन उसे चिंता थी कि नव्या के प्रयासों का बदला नहीं लिया जाएगा। ज्यादा देर बाद नहीं, एक लिमोजीन उन दोनों के सामने रुकी। खिड़की नीचे लुढ़क गई और प्रिया शिया केंगवान का चेहरा बाहर निकला। नव्या, शिवानी, जल्दी से कार में बैठो। खिड़की से नव्या ने वरुण, रोहन यानटियन और गौरव गाओ यांग को कार के अंदर देखा। गौरव के बगल में नेहा यूमेंग्याओ थी। दोनों ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और कार में बैठने के लिए झुक गए। फिर वे प्रिया के बगल में बैठ गए। शिवानी ने तुरंत चारों ओर देखा और इस कार के इंटीरियर को मापा। उसने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह उस जैसा नहीं दिखता जिसमें हम पिछली बार बैठे थे। ये सुनकर प्रिया मुस्कुराई और समझाया, पिछली बार हम रोहन की कार में बैठे थे। आज ये कार वरुण के परिवार से संबंधित है। उन दोनों के पास लंबी खींची हुई लिमोजीन है। कार का मॉडल वही है, लेकिन इंटीरियर अलग है। शिवानी ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई हो। कार के कोने में कुछ ब्रांडेड शॉपिंग बैग थे। वे प्रिया और बाकी लोगों का वरुण के लिए जन्मदिन का उपहार थे। जैसे ही नव्या अंदर आई, प्रिया ने नव्या के हाथ में बैग देखा। उसने तुरंत नव्या की ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, ओह, वरुण के लिए एक उपहार? ये वरुण के लिए एक उपहार था, इसलिए नव्या ने तर्क नहीं दिया। उसने उदासीनता से सिर हिलाया और वरुण को उपहार सौंप दिया। जन्मदिन मुबारक हो। ये शिवानी और मेरी तरफ से एक छोटी सी चीज है। शिवानी चौंक गई और जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं, नहीं, वरुण, उसकी बकवास मत सुनो। नव्या ने यह उपहार खरीदा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। उसने देखा कि मैंने कोई उपहार नहीं खरीदा और जानबूझकर ऐसा कहा। शिवानी थोड़ी शर्मिंदा थी। वरुण, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कोई उपहार नहीं खरीदा। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। वरुण ने एक फूलदार शर्ट और एक हल्की ग्रे जीन्स पहन रखी थी। उसके नए बाल सामान्य से थोड़े छोटे थे, लेकिन इससे उसका चेहरा बेहतर लग रहा था। वह मुस्कुराया और शिवानी से कहा कि यह ठीक है। फिर उसने नव्या का उपहार लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपनी उज्ज्वल आंखों से 2 सेकंड के लिए नव्या को घूरा इससे पहले कि मुस्कुराया और फुसफुसाया, धन्यवाद। रोहन ने किनारे से शॉपिंग बैग पर एक नजर डाली। जब उसने देखा कि यह एक भारत रत्न फाउंटेन पेन था, तो उसने आश्चर्य से नव्या की ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाया। नव्या की पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ इस ब्रांड का एक फाउंटेन पेन सस्ता नहीं था। प्रिया एक सीधी सादी व्यक्ति थी, इसलिए वह नव्या के कपड़े के कोने को खींचने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, नव्या, तुमने बहुत पैसा खर्च किया है। नव्या केवल मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। 299 रुपये वास्तव में एक साधारण हाई स्कूल के छात्र के लिए छोटी राशि नहीं थी, लेकिन इन अमीर बच्चों के लिए इसका उल्लेख करना लायक नहीं था। जिस कारण से वे आश्चर्यचकित थे वह यह था कि वे नव्या की पारिवारिक पृष्ठभूमि जानते थे। प्रिया के प्रोत्साहन के तहत वरुण ने मौके पर नव्या का उपहार खोला। यह एक अति सुंदर चांदी ग्रे पेन था। वरुण ने तुरंत देखा कि पेन के बीच में एक वरुण शब्द उत्कीर्ण था। वरुण ने अपने दिल में एक गर्मी महसूस की और उसके मुंह के कोने हल्के से मुड़ गए। उसकी उंगलियां पेन पर उत्कीर्ण शब्दों को सहलाती थीं और उसका भाव कोमल हो गया। थोड़ी देर बाद वरुण ने नव्या की ओर देखा और कहा, धन्यवाद।
नव्या ने अपनी भौहें उठाईं और शांति से जवाब दिया, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मुझे ये बहुत पसंद है, वरुण ने कहा जैसे ही उसने सावधानी से पेन को वापस बॉक्स में रखा और इसे वापस बैग में भर दिया। हालांकि उसने नव्या का उपहार दूसरों के साथ कार के कोने में नहीं रखा। इसके बजाय उसने अपना स्कूल बैग उठाया और इसे उसमें भर दिया। वरुण की कार्रवाई की श्रृंखला सहज थी और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि दूसरों की आंखों में उनके पीछे का अर्थ स्पष्ट था। रोहन ने तुरंत गौरव की ओर देखा और खुद से सोचा, क्या हो रहा है? मैंने उसे 20,000 रुपये से अधिक की घड़ी दी, लेकिन मुझे वह इतना सावधान होते हुए नहीं दिख रहा है। गौरव ने बिना किसी भाव के अपने नाक के पुल पर चश्मा धकेल दिया, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि एक बार जब वह अपना चश्मा धकेलता है तो इसका मतलब है कि उसके दिल में उतार चढ़ाव हैं। प्रिया ने स्पष्ट रूप से वरुण की ओर देखा और फिर नव्या की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर भावनाएं लिखी हुई थीं। ये स्पष्ट था कि उसे लगा कि वे दोनों एक असाधारण स्थिति में थे। हालांकि किसी ने इस ओर इशारा नहीं किया। आखिरकार वरुण और नव्या का रिश्ता अजीब था। कुछ समय पहले नव्या ने वरुण को एक प्रेम पत्र दिया था, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया था। अगर वे अब बहुत ज्यादा बोलते हैं और अगर यह वह नहीं था जो उन्होंने सोचा था, तो क्या यह उन दोनों को फिर से शर्मिंदगी में नहीं डाल देगा? कार देवपुरी से बाहर निकल गई। सड़कों पर दृश्य बदल गए। चूंकि देवपुरी के चारों ओर कई गांव थे, इसलिए खेतों में शहर के बाहर खुला स्थान भर गया था। अब जब यह वसंत था तो खेत व्यस्त किसानों से भरे हुए थे जो हल चला रहे थे। जब कार देवपुरी हिल रिजॉर्ट बैयून माउंटेन हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट में प्रवेश किया तो आसमान पहले से ही थोड़ा अंधेरा था। ये हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट एक परियोजना थी जिसे नितिन समूह ने पिछले साल विकसित किया था। कहा जाता था कि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डिजाइन योजनाकार को एक व्यापक परिवर्तन करने के लिए आमंत्रित किया था। कार धीरे धीरे रिजॉर्ट की मुख्य इमारत के सामने कृत्रिम फव्वारे के सामने रुकी। वे सब कार से बाहर निकले। वरुण ने सभी उपहारों को कार में छोड़ दिया और केवल स्कूल बैग लिया जिसे वह अपने साथ ले गया था। उन्होंने ऊपर देखा और ईशा जियान याई, जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, तेजी से उनकी ओर चल रही थी। हालांकि जब उन्होंने ईशा के बगल में व्यक्ति को देखा तो उनके भाव बदल गए। वह और कोई नहीं, अंजलि लियन में थी। प्रिया ने पहले छींटाकशी की। ये स्पष्ट था कि वह नाराज थी। इस व्यक्ति के साथ क्या है? वह जानती है कि नव्या और अंजलि के बीच झगड़े हैं, फिर भी वह उसे यहाँ लाए। मुझे पता था कि उसे व्यवस्था करने के लिए छोड़ना अविश्वसनीय होगा। वरुण ने भी अंजलि को देखा। उसे याद आया कि अंजलि ने उसकी वजह से नव्या को तालाब में धकेल दिया था। उसने तुरंत चिंता से नव्या की ओर देखा और माफी मांगते हुए फुसफुसाया, मुझे अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि वह आएगी। ईशा ने मुझे नहीं बताया। नव्या स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वरुण को पता नहीं था। इसके अलावा आज वरुण का जन्मदिन था। वह अपने मामलों के कारण सभी के मजे को कम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है। चूंकि ईशा उसे यहाँ लाई है, इसलिए उसे अलग करना अच्छा नहीं होगा। नव्या के शब्दों के बावजूद वरुण का भाव अभी भी अच्छा नहीं था। उसने ईशा के प्रति भी कुछ पूर्वाग्रह विकसित किया। ईशा को सभी के चेहरे पर अलग अलग भावों पर ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ी और उत्साह से उनका अभिवादन किया। तुम आखिरकार यहाँ हो। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। पहले जाकर चेक इन करो। सभी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार आज वरुण का जन्मदिन था। वे अंजलि के कारण इतने महत्वपूर्ण दिन को बर्बाद नहीं कर सकते थे। सभी ईशा के पीछे होटल लॉबी में चले गए। ईशा आज रात के लिए व्यवस्थाओं का परिचय देना नहीं भूली। मैंने सभी के लिए एक हॉट स्प्रिंग विला व्यवस्थित किया है। ये पूरे रिजॉर्ट होटल में सबसे अच्छा है। बाद में सभी एक कमरा चुनेंगे। फिर हम रात के खाने के लिए रेस्तरां जाएंगे और वरुण का जन्मदिन मनाएंगे। रात के खाने के बाद हम हॉट स्प्रिंग जा सकते हैं। सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। किसी ने ईशा को जवाब नहीं दिया। ईशा सामने चल रही थी, ये सोचकर कि सभी सहमत थे कि उसकी योजना एकदम सही थी। वह गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। सामने के डेस्क पर परिचय ने ईशा को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। सुश्री ईशा, क्या आपके सहपाठी यहाँ हैं? ईशा ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे विला की चाबी दो। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। चूंकि यह ईशा के परिवार का व्यवसाय था, ईशा के आसपास होने से यह ऐसा था जैसे किसी ने हरी बत्ती चालू कर दी हो। कुछ अनावश्यक और जटिल प्रक्रियाओं को छूट दी गई और उन्हें सामने के डेस्क पर चाबी मिली। सभी दर्शनीय स्थलों की बस पर चढ़ गए और पीछे के रिजॉर्ट विला क्षेत्र की ओर बढ़ गए। शिवानी पहले कभी ऐसी उच्च श्रेणी की जगह पर नहीं गई थी। उन्होंने सड़क के किनारे लॉन को भी सभी प्रकार के अच्छे दिखने वाले डिजाइनों के साथ बनाया था। वे विभिन्न कृत्रिम पहाड़ों और फव्वारों को देख सकते थे और कलात्मक मूर्तियां भी थीं जिन्होंने उसे चकाचौंध कर दिया। छोटी है, ये जगह बहुत अच्छी है, शिवानी ने नव्या के कान में फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। नव्या ने हल्के से सिर हिलाया। ये कहा जाना था कि नितिन समूह द्वारा विकसित ये हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट बुरा नहीं था।
कुल नवीकरण और डिजाइन अप्रचलित नहीं होगा, भले ही ये 10 साल बाद हो। आजकल हॉट स्प्रिंग्स जैसी अत्यधिक अवकाश गतिविधियां अभी तक देश में लोकप्रिय नहीं हुई थीं। ये देखा जा सकता था कि नितिन समूह के पास उद्योग में उनकी अनूठी दृष्टि और उन्नत निवेश आदर्श थे। इस समय ईशा, जो सामने की पंक्ति में बैठी थी, अचानक मुड़ी और उन दोनों की ओर देखा। छात्रा नव्या और छात्रा शिवानी शायद ही कभी ऐसी जगहों पर आती हैं, है ना? हमें इस अवसर का पूरी तरह से अनुभव करने के लिए इसका लाभ उठाना होगा। ईशा ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ शांति से कहा। कोई भी सोचेगा कि वह विचारशील और सूक्ष्म थी। हालांकि क्या उसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें इस अवसर को संजोना चाहिए, क्योंकि अन्यथा उन्हें भविष्य में ऐसा उपचार नहीं मिल सकता है जैसा कि अपेक्षित था। अंजलि, जो किनारे पर थी, ये सुनकर छींटाकशी करने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने तिरस्कार से कहा, ईशा, तुम बहुत दयालु हो। अगर तुम नहीं होती तो कुछ लोग शायद कभी नहीं जानते कि हॉट स्प्रिंग में भिगोना कैसा लगता है। नव्या की आंखें गहरी हो गईं। उसने अंजलि की ओर देखा और सीधे कहा, वरुण ने हमें आमंत्रित किया। इसका ईशा से क्या लेना देना है? कुछ लोग अनजाने में आए। उनकी त्वचा शहर की दीवार से ज्यादा मोटी है। नव्या परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। आखिरकार आज वरुण का जन्मदिन था। हालांकि कुछ लोग डांट खाने के लिए उसका पीछा करना पसंद करते थे। कौन अनजाने में आया? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अंजलि नाराज थी। उसने नव्या को घूरा और चिल्लाया। वह पहले से ही नाराज थी कि वरुण ने नव्या और शिवानी को उसके जन्मदिन के जश्न के लिए आमंत्रित किया, न कि उसे। बाद में जब उसे पता चला कि ईशा आएगी, तो उसने ईशा से उसे भी आने देने की भीख मांगी। अप्रत्याशित रूप से नव्या ने सार्वजनिक रूप से उसके दुखद बिंदु को खोदा। अंजलि स्वाभाविक रूप से अपने पैर पटकने से खुद को नहीं रोक पाई। ईशा ने ये देखा और जल्दी से मध्यस्थ होने के लिए बाहर कूद गई। उसने उन्हें चिंता से सांत्वना दी। झगड़ा मत करो, मैं अंजलि को यहाँ लाई थी। मुझे अफसोस है कि मैंने पहले सभी को सूचित नहीं किया। मैंने बस सोचा कि चूंकि हम सभी सहपाठी हैं, इसलिए हम अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक साथ मजा कर सकते हैं। उसने दयनीय रूप से वरुण की ओर देखा और अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। वरुण, तुम बुरा नहीं मानते, है ना? वरुण को बुरा लगा, पर वह ईशा के मुंह पर यह बात कह नहीं सकता था। प्रिया ने तुरंत ही अधीरता से कहा, ठीक है, आज वरुण का जन्मदिन है। किसी को भी अपनी वजह से मजा खराब नहीं करना चाहिए। कहते हुए प्रिया ने अंजलि की तरफ अर्थपूर्ण ढंग से देखा और बोली, भले ही कुछ लोग नाखुश हों, कृपया इसे अपने दिल में रखें। एक दूसरे से झगड़ना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। अंजलि क्रोधित हो उठी। अब प्रिया भी उसे ताने मार रही थी। उन्होंने उसे बुलाया ही नहीं था, इसलिए वह और भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, ईशा ने चुपके से उसकी कमीज का कोना नीचे खींच लिया। अंजलि, अब बस करो। ईशा को पहले ही अंजलि को यहाँ लाने का पछतावा हो रहा था। उसे यह अवसर इतनी मुश्किल से मिला था। उसने सोचा था कि वह इस मौके का इस्तेमाल वरुण के करीब आने और उसकी नज़र में अपनी छवि सुधारने के लिए कर सकती है। लेकिन अंजलि ने शुरू होते ही सारा मामला बिगाड़ दिया। वातावरण अजीब हो गया। किस्मत से बस रुक गई। ईशा फिर से उत्साहित हो उठी और सभी को देखकर हाथ हिलाया। सब उतर जाओ, हम पहुंच गए। सामने एक 4 मंजिला यूरोपीय शैली का विला था। बाहरी हिस्सा दूधिया सफेद और शानदार था। पहली मंजिल पर लिविंग रूम में एक बड़ी फर्श से छत तक की खिड़की थी। खिड़की से कोई भी शानदार आंतरिक सज्जा देख सकता था। विला के बाहर एक कृत्रिम स्विमिंग पूल था और चारों तरफ करीने से कटी हुई घास के मैदान थे। नज़ारा बेहद विस्तृत था। ऊंचाई के कारण नीचे देखने पर रिजॉर्ट होटल का सुंदर रात का दृश्य दिखाई दे रहा था। जब सबने विला और आसपास के नज़ारे को देखा तो उनकी उदासी दूर हो गई। वाह! रोहन ने तुरंत अपनी भौहें उठाईं। वह वरुण के पास गया और बोला, लगता है ईशा ने सच में सोचा है। हम इस तरह के शानदार स्थान पर विला बुक नहीं कर पाते। वरुण ने रोहन को जवाब नहीं दिया, बल्कि सहज रूप से नव्या को देखने के लिए मुड़ा। नव्या प्रिया द्वारा लाए गए कैमरे से प्रिया और शिवानी की तस्वीर ले रही थी। उसका गर्मजोशी भरा प्रोफाइल बहुत सौम्य था और उसके होठों पर मुस्कान थी। तभी वरुण ने राहत की सांस ली। किसी कारण से नव्या का मूड उसे प्रभावित करता था। यह ऐसा था मानो अगर नव्या खुश है तभी वह आराम महसूस कर सकता था। ये देखकर कि सब फिर से मुस्कुरा रहे थे और उन्हें उसके द्वारा व्यवस्थित आवाज से बहुत संतुष्टि मिली, ईशा ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ उसने समय रहते स्थिति को संभाल लिया, वरना उसकी सारी सावधानी भरी तैयारियां बेकार हो जाती। सबने विला में ईशा के पीछे जाने से पहले बाहर कुछ तस्वीरें लीं। पूरा विला विंटेज यूरोपीय शैली में सजाया गया था। हर जगह तैलचित्र और दीवार की मूर्तियां दिखाई दे रही थीं, जिससे लोगों को लग रहा था कि वे किसी महल में हैं। यहाँ तक कि कॉफी टेबल पर रखे शराब के गिलास भी सफेद चीनी मिट्टी के बने थे और बहुत शानदार और गंभीर दिख रहे थे। मेहमानों के कमरे तीसरी और चौथी मंजिल पर हैं। सब लोग आराम कर लो। ईशा एक टूर गाइड की तरह सबका कार्यक्रम तय कर रही थी।
फिर उसने शर्माते हुए वरुण की तरफ देखा और बोली, मैंने वरुण के लिए बाद में जन्मदिन की पार्टी खास तौर पर रखी है। ये शब्द दूसरों के कानों में बहुत लुभाने वाले लगे। यहाँ तक कि वरुण ने भी ये सुनकर अपनी भौहें हल्की सी सिकुड़ी। यह ऐसा था जैसे केवल ईशा ही उसका जन्मदिन मना रही थी, न कि बाकी सब। यहाँ तक कि अंजलि ने भी ईशा को आश्चर्य से देखा। वह मन ही मन सोचने लगी कि कहीं ईशा भी वरुण पर तो नहीं मर मिटी है। यह विचार मन में आते ही अंजलि को लगा जैसे उसके दिल में कुछ अटक गया हो। पहले से ही नव्या थी और अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी वरुण को उससे छीनने आ गई थी। केवल नव्या को ही ईशा की बातें समझ नहीं आईं। उसने तुरंत शिवानी और प्रिया को खींचा और कहा, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। वे तीनों जल्दी से ऊपर चले गए। नेहा, जो तब तक चुप थी, गौरव की आस्तीन को खींचकर फुसफुसाई, गौरव भैया, क्या हम भी ऊपर चलें? जब गौरव ने ये सुना तो उसने वरुण और रोहन की ओर देखा। उसकी आंखों का अर्थ स्पष्ट था। जैसा कि अपेक्षित था, उन दोनों को संकेत मिल गया। रोहन ने आलस्य से अंगड़ाई ली और बुदबुदाया, कार में बैठे बैठे कमर दुख गई। मैं ऊपर जाकर थोड़ी देर लेट जाता हूँ। पलक झपकते ही लिविंग रूम में केवल ईशा और अंजलि ही बची। अंजलि, हम भी चलते हैं। ईशा ने मासूमियत से अंजलि की तरफ देखा, लेकिन अंजलि अब ईशा का शांत मन से सामना नहीं कर सकती थी। श्रीकांत और राकेश के संबंध के कारण वे दोनों बचपन से एक दूसरे को जानती थीं और बहनों की तरह करीब थीं। हालांकि इस पल में अंजलि महसूस कर सकती थी कि ईशा वरुण के साथ अलग व्यवहार कर रही थी। वह अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, तो उसने वरुण के जन्मदिन की पार्टी इतनी धूमधाम से क्यों रखी? उद्देश्य स्वस्पष्ट था। उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ईशा की बातों ने उसे याद दिला दिया। जब उसने सोचा कि वरुण एक ऐसा लड़का है जिसे वह भी लंबे समय से चाहती थी, तो अंजलि को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। वह एक पल के लिए ईशा और वरुण के बीच फैसला नहीं कर पाए। ईशा, अंजलि ने ये कहने का फैसला किया। ईशा ने मासूमियत से आंखें झपकाईं और अंजलि की तरफ देखा। क्या हुआ? अंजलि ने अपने होंठ भींचे। अपने व्यक्तित्व के कारण उसके आसपास ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए वह ईशा की परवाह करती थी। इस समय शब्द उसके गले में अटक गए और वह उन्हें कह नहीं पाए। ये देखकर कि अंजलि कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, ईशा खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाई। उसने उत्सुकता से पूछा, अंजलि, क्या हुआ? क्या तुम अभी जो हुआ उसकी वजह से नाखुश हो? फिर ईशा ने उसे सांत्वना दी। ओह, तुम क्यों दूसरे लोगों को अपना मूड खराब करने देती हो? मैंने तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया है। यह मेरे परिवार का रिजॉर्ट होटल है। तुम्हारा यहाँ होना उचित नहीं है क्या? मैंने तुम्हारी मदद नहीं की क्योंकि वहाँ दूसरे छात्र थे। मैं जानती हूँ कि तुम नव्या को पसंद नहीं करती, इसलिए अभी के लिए बर्दाश्त कर लो। दूसरों को प्रभावित करना अच्छा नहीं होगा, है ना? अंजलि ने सिर हिलाया और जबरन मुस्कुराई। उसने अंततः वरुण के बारे में नहीं पूछा। इस समय ऊपर सबने अपने कमरे चुन लिए थे। नव्या और शिवानी प्रिया के कमरे में बातचीत कर रही थीं। क्या ईशा वरुण को पसंद करती है? शिवानी ने अपनी आवाज धीमी करके उन दोनों से पूछा। प्रिया ने ये सुनकर उपहास किया। उसने शिवानी की तरफ देखा और कहा, जब तुम भी बता सकती हो तो दूसरे स्वाभाविक रूप से बता सकते हैं। मुझे पता था, वह कुछ दिन पहले ही आई है। उसने वरुण के जन्मदिन के लिए इतनी तकलीफ उठाई। उसका लहजा अभी अस्पष्ट था। शिवानी ने होंठ बिचकाए और फिर ध्यान से नव्या की तरफ देखा। नव्या, कुछ तो बोलो। नव्या ने अभी अभी एक केले का एक टुकड़ा लिया था जब उसने ये सुना। उसने आंखें झपकाईं। क्या कहूं? छी। प्रिया ने निराश भाव से नव्या की तरफ देखा। क्या तुमने अभी हमारी बातें नहीं सुनी? नव्या ने भावहीनता से सिर हिलाया। मैंने सुना। तुमने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? प्रिया ने उत्सुकता से नव्या को घूरा। कहीं यह मत कहना कि अब तुम वरुण को पसंद नहीं करती। नव्या को जैसे कुछ मजेदार लगा और वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं अब उसे पसंद नहीं करती। क्या? प्रिया और शिवानी दोनों चकित रह गईं। फिर प्रिया सीधे बैठ गई और अविश्वास की नजर से नव्या की तरफ देखा। हमसे मजाक मत करो। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती, तो तुमने उसके लिए इतना महंगा फाउंटेन पेन क्यों खरीदा? तुमने फाउंटेन पेन पर नक्काशी क्यों की? कौन तुम पर विश्वास करेगा? शिवानी ने भी बार बार सिर हिलाया। इसके अलावा तुमने कुछ समय पहले ही तो इकरार किया था। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी तुम अब उसे पसंद नहीं करती। वे दोनों नव्या की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वे उससे पूछताछ कर रही हों। उन्हें नव्या पर विश्वास नहीं हो रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये बातें हाल ही में हुई थीं। भले ही कोई बदल सकता हो या किसी और से प्यार कर सकता हो, पर इतनी जल्दी नहीं, है ना? हालांकि नव्या ने तुरंत उन दोनों को लाचारी से मुस्कुराया। फिर उसका भाव बदल गया और उसने गंभीरता से कहा, मैं गंभीर हूं। मैं अब वरुण को पसंद नहीं करती। वह बहुत अच्छा है। कोई समस्या नहीं है। यह मेरी समस्या है। तुम्हारी क्या समस्या है? प्रिया और शिवानी ने एक साथ पूछा। नव्या ने आह भरी। मैं अचानक कुछ महसूस नहीं कर रही हूं।
वह ये बहाना नहीं बना सकती थी कि वह पहले ही एक बार जी चुकी है और उसके पुनर्जन्म के बाद एक 26 साल की आत्मा उसके शरीर में रह रही है। इससे तो लोग डर कर मर ही जाएंगे। नव्या का ईमानदार रवैया देखकर, जैसे वह मजाक नहीं कर रही थी, प्रिया और शिवानी खुद को एक दूसरे की तरफ देखने से रोक नहीं पाईं। फिर प्रिया ने आंखें सिकोड़कर नव्या की तरफ देखा और चौकस भाव से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? नव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उसने माना कि वरुण की खूबियां पसंद किए जाने लायक थीं। हालांकि अब चीजें अलग थीं। वह अब 14 साल की नहीं थी। ठीक है, प्रिया ने आह भरी। उसने सोचा कि ये दुखद है, क्योंकि सहज रूप से उसे लगा था कि वरुण और नव्या एक उपयुक्त जोड़ी हैं। खासकर इसलिए कि हाल ही में वरुण का नव्या के प्रति नजरिया बहुत बदल गया था। उसे हमेशा लगा कि उन दोनों को मौका मिल सकता है। हालांकि वे एक दूसरे से चूक गए थे। ये भी अच्छा है, नहीं तो सामने अंजलि होगी और पीछे ईशा। वे तुम्हें जिंदा खा जाएंगी, प्रिया ने कहा। वह अपने अचानक निराश हुए दिल को सांत्वना देने के लिए एक बहाना ढूंढ रही थी। शिवानी ने भी गहरी सांस ली। उसका प्रिया से विपरीत विचार था। वह चाहती थी कि नव्या वरुण को भूल जाए और अब से दोस्त बनी रहे। सीधे शब्दों में कहें, वरुण बहुत ही आदर्श था। उसके चाहने वाले आकाश में तारों जितने थे। उसे डर था कि नव्या को इसकी वजह से तकलीफ होगी। इसके अलावा वरुण नव्या को पहले ही एक बार अस्वीकार कर चुका था। ठीक है, चिंता मत करो, मैं सच में ठीक हूं। नव्या ने समर्पण में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। इस समय चौथी मंजिल पर सबसे अंदर के कमरे में वरुण आधा बिस्तर पर झुका हुआ था, नव्या द्वारा दिए गए फाउंटेन पेन से प्यार से खेल रहा था। जब वह पेन पर नक्काशी किए गए अपने नाम को देख रहा था, तो वरुण को अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। नव्या का प्रोफाइल उसके दिमाग में आ गया। वरुण को थोड़ा पछतावा हुआ। उसने नव्या की विशिष्टता को पहले क्यों नहीं देखा? उसने उसे अस्वीकार कर दिया था। वह बस मूर्ख था। इस पल में वरुण को लगा जैसे उसने अंततः अपने दिल को देख लिया था। नव्या के लिए उसकी भावनाएं अनजाने में बदल गई थीं। हालांकि ये केवल 2 सप्ताह से कम हुआ था, लेकिन बदलाव इतना बड़ा था कि उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसने स्वीकार किया कि वह नव्या के प्यार में पड़ गया था। वरुण, चलो खाने के लिए रेस्तरां चलते हैं। रोहन की आवाज अचानक दरवाजे के बाहर सुनाई दी। वरुण तुरंत होश में आया और जल्दी से अपने हाथ में फाउंटेन पेन तकिए के नीचे दबा दिया। अगले ही पल रोहन ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। चलो वरुण, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वरुण ने थोड़ा खुद को शांत किया और फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ईशा ने रेस्तरां में सबसे अच्छा निजी कमरा आरक्षित कर लिया था और उनकी मेजबानी के लिए एक समर्पित सह प्रभारी था। आज की जन्मदिन की पार्टी के लिए व्यंजन भी ईशा का निर्णय थे। जो लोग नहीं जानते थे, वे सोचते कि वह वरुण की प्रेमिका है। जब सब बैठ गए, तो ईशा ने सबकी तरफ देखा और कहा, इस रिजॉर्ट होटल में 6 रेस्तरां हैं। अब सब पश्चिमी रेस्तरां में हैं। हमने एक फ्रांसीसी शेफ को आमंत्रित किया है। यह मेरा भी यहाँ पहली बार है। मैं नहीं जानती कि खाने का स्वाद कैसा है। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, निजी कमरे का दरवाजा बाहर से खोला गया। फिर काले और सफेद काम के कपड़े पहने हुए सेवा कर्मचारी एक के बाद एक अंदर आए। उनमें से हर एक के हाथ में एक पेंटिंग जैसा दिखने वाला व्यंजन था। लकड़ी के कोयले की आग पर भुनी हुई फ्रेंच मीठी बत्तख को पैन में तला गया। कृपया आनंद लें। शहद और सफेद सिरके के साथ जंगली सुअर के मांस का भुना हुआ टेंडरलोइन। कृपया आनंद लें। रूस से खट्टा सूप और मिर्च के साथ कॉड मछली। कृपया आनंद लें। मोती चावल के साथ 5% पका हुआ कोबे बीफ। कृपया आनंद लें। हर व्यंजन के लिए सब पेशेवर ढंग से व्यंजन का नाम देता और विनम्रता से कहता, कृपया आनंद लें। इस रेस्तरां के लिए चुने गए सामान दुनिया भर से महंगे थे। हर व्यंजन उत्तम था और यह स्पष्ट था कि वे महंगे थे। शिवानी ने पहले कभी पश्चिमी भोजन नहीं खाया था। उसके ज्ञान के अनुसार पश्चिमी भोजन केवल स्टीक और पास्ता था। उसने पहले कभी ऐसे अजीब सामान नहीं देखे थे। यहाँ तक कि उनके नाम भी इतने लंबे थे। यहाँ तक कि जो लोग पश्चिमी भोजन के आदी थे, वे भी अपने होठों को थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाए। ईशा ने हर चीज को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया था। उसने हर व्यंजन को ध्यान से चुना था। ये सच था कि ईशा ने सबकी नज़र में, खासकर वरुण के सामने, कृपा पाने के लिए दावत का इंतजाम करने में बहुत प्रयास किया था। उनकी अभिव्यक्ति देखकर ईशा खुद को अभिमान महसूस करने से रोक नहीं पाई। उसने 1 साल विदेश में पढ़ाई की थी और उसने बहुत सारा दुर्लभ भोजन खाया था। यह अंततः काम आया। अंत में निजी कमरे का दरवाजा खुला और 2 सेवा कर्मचारियों ने मोमबत्तियों के साथ एक विशाल 3 मंजिला केक अंदर धकेला। गाड़ी के पीछे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजाता हुआ एक छोटा स्टीरियो था। सब चौंक गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ईशा जन्मदिन का केक भी मंगवाएगी। बेशक, जन्मदिन के लिए हम केक को छोड़ नहीं सकते। हमें एक समारोह करना होगा। ईशा मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और वरुण की तरफ देखा। वरुण, इच्छा मांगो। इस पल में सबकी आंखें वरुण पर थीं।
वरुण रुका। उसने शुरू में इस खंड के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन चूंकि ईशा ने पहले ही केक मंगवा दिया था, इसलिए वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसका जन्मदिन था और ईशा ने वास्तव में बहुत सोचा था। वह खड़ा हुआ और केक की तरफ चला गया। वरुण ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली, श्रद्धावान दिख रहा था। फिर उसने स्पष्ट रूप से नव्या की तरफ देखा और मोमबत्ती बुझा दी। ये देखकर सबने तालियां बजाईं और वरुण को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वातावरण तुरंत ऊंचा हो गया। इस पल में ईशा ने कहीं से एक उत्तम डिब्बा निकाला और वरुण को सौंप दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल था क्योंकि उसने धीरे से कहा, वरुण, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। वरुण चकित रह गया। उसने नहीं सोचा था कि ईशा उसके लिए खास तौर पर जन्मदिन का उपहार तैयार करेगी। किसी कारण से उसने नव्या सहित बाकी सबका उपहार स्वीकार कर लिया था। हालांकि उसे ईशा के उपहार के प्रति अकारण हिचकिचाहट महसूस हुई। ईशा ये जाने बिना ही उपहार आगे बढ़ाती रही। इसे खोलो और देखो कि तुम्हें ये पसंद आता है या नहीं। सबने खुद को वरुण की तरफ देखने से रोक नहीं पाया। वे नहीं जानते थे कि वह यह उपहार स्वीकार करेगा या नहीं। वरुण थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और फिर ईशा की तरफ देखा। तुमने आज पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मैं उपहार के बारे में भूल जाऊंगा। धन्यवाद। उसने उसे अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि वरुण ईशा के प्रति पूर्वाग्रही था, लेकिन उसे लगा कि ईशा अभी अभी यहाँ आई है और वे दोनों केवल कुछ दिनों से एक दूसरे को जानते थे। वह आज की व्यवस्थाओं में बहुत ध्यान देने वाली और विचारशील थी और वह उसके लिए बहुत आभारी था। हालांकि वरुण खुद को असहज महसूस करने से रोक नहीं पाया, जैसे कि ईशा का उसके लिए जुनून उससे अधिक था जितना होना चाहिए था। ईशा अपने हाथ में उपहार लेकर जगह पर जम गई। सबने अपनी नजरें उस पर केंद्रित की। हालांकि वरुण ने उसके उपहार को इतनी सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया कि मजबूत आत्मसम्मान वाली ईशा अचानक हैरान रह गई। उसका चेहरा लाल हो गया। ये शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि शर्म थी। लेकिन मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है। ईशा को गलत महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे वह रो रही हो। अंजलि सब कुछ किनारे से देख रही थी। अंत में उसने दांत पीसे और कहा, वरुण, ईशा ने तुम्हारे लिए खास तौर पर एक उपहार खरीदा है। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते हो तो तुम उसे मान नहीं दे रहे हो। अंजलि, ऐसा मत कहो। ईशा ने अपने होंठ भींचे और ऊपर वरुण की तरफ देखा। फिर उसने उदासी से कहा, हो सकता है मैं ज्यादा सोच रही हूँ। कोई भी मुझे दोस्त नहीं मानता। बात यहाँ तक आ गई थी कि अगर वरुण अब हार नहीं मानता तो स्थिति को समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं था। रोहन, जो किनारे पर था, उसे भी लगा कि यह सिर्फ एक उपहार है जो उसके इरादों का प्रतिनिधित्व करता है। आज वरुण का जन्मदिन था, इसलिए उसके लिए इसे स्वीकार करना उचित था। उसने अपनी बांह से वरुण को धक्का दिया और फुसफुसाया, भाई, इसे ले लो। ईशा लगभग रो रही है। वरुण ने अपने दिल में आह भरी। इस पल में उसकी सहज प्रतिक्रिया नव्या की तरफ देखने की थी। उसने नव्या को शांत भाव से कोने में खड़ा देखा, जैसे उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हो। तभी वरुण ने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। धन्यवाद। ये देखकर कि वरुण ने इसे ले लिया था, ईशा तुरंत फिर से उत्सुक हो गई। उसने जल्दी से कहा, इसे खोलो और देखो। वरुण और अधिक अजीब स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था। वह केवल ईशा की बात मानकर सबकी नजरों के सामने पैकेजिंग बॉक्स खोल सका। जब सबने बॉक्स में उपहार देखा तो वे सब हैरान रह गए। रोहन ने अजीब तरह से आंखें झपकाईं। उत्तम पैकेजिंग बॉक्स में एक सिंदूरी फाउंटेन पेन चुपचाप पड़ा था। पेन में एक गहरा पीला रत्न जड़ा हुआ था। वरुण ने एक नज़र में ब्रांड को पहचान लिया। यह उसका सामान्य फाउंटेन पेन ब्रांड था। एक फाउंटेन पेन लगभग 10,000 रुपये में बिकता था और इस फाउंटेन पेन में एक रत्न जड़ा हुआ था। ये केवल अधिक महंगा हो सकता था। धत, यह क्या चल रहा है? प्रिया ने तुरंत आंखें मूंद लीं। सबको होश आया और सहज रूप से नव्या की तरफ देखा। ईशा और नव्या ने एक ही उपहार खरीदा, फाउंटेन पेन। क्या हाल ही में फाउंटेन पेन देना बहुत लोकप्रिय है? रोहन ने आश्चर्य में बुदबुदाया। शिवानी अजीब तरह से खांसने से खुद को रोक नहीं पाई। ईशा ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने सबकी असामान्यता को देखा ही ना हो। उसने चकित वरुण की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे बैग में पेन सभी इसी ब्रांड के हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस ब्रांड का फाउंटेन पेन पसंद आ सकता है। यह एक नया जारी किया गया वैश्विक सीमित संस्करण है। इसमें 12 रंगों में केवल 12 पेन हैं। मैं शुरू में तुम्हारे लिए एक नीलम या काला पेन खरीदना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वे पहले ही प्री ऑर्डर किए जा चुके थे। ईशा को पछतावा हुआ। वातावरण फिर से एक अस्पष्ट अजीब स्थिति में गिर गया। प्रिया ने जल्दी से रोहन को आंख मारी और उसे एक संकेत दिया। ये देखकर रोहन ने जल्दी से सबको पुकारा, खाना ठंडा हो रहा है। सब जल्दी से बैठ जाओ और खाओ। सबको लगा कि वातावरण सूक्ष्म है, इसलिए वे सब अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। नव्या ने शुरू से अंत तक ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि जब उसने देखा कि ईशा ने वरुण को एक फाउंटेन पेन दिया, तो वह बस थोड़ी हैरान थी और उसके पास कोई अन्य भावनाएं नहीं थी। नव्या को पता था कि यह पूरी तरह से एक दुर्घटना थी कि ईशा ने उसके जैसा ही उपहार खरीदा।
दूसरे पक्ष को नहीं पता था कि उसने भी एक फाउंटेन पेन दिया था, इसलिए इस मामले में कोई दोषी नहीं था। बाकी सबकी प्रतिक्रिया अतिशयोक्तिपूर्ण थी। नव्या पहले तो केवल वरुण की सहपाठी थी। सब ऐसे दिख रहे थे जैसे वे उस चीज को प्रकट करने जा रहे थे जिसे वे छिपाना चाहते थे। एक फाउंटेन पेन ने तुरंत ईशा को खाने की मेज पर मुख्य पात्र बना दिया। वरुण के साथ उसकी परिचय के आधार पर आज रात वरुण के लिए उसने जो कुछ भी व्यवस्थित किया था और उसे जो महंगा जन्मदिन का उपहार दिया था, यह उनके संबंध की सीमाओं को पार कर गया था। ईशा का उद्देश्य स्पष्ट था। वरुण मूर्ख नहीं था। उसे भी लगा कि ईशा का उसके लिए अत्यधिक उत्साह निराधार नहीं था। हालांकि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था क्योंकि वह जानता था कि वह नव्या के प्यार में पड़ गया था। सबके दिलों में अलग अलग भावनाएं थीं और उन्होंने चुपचाप अपना भोजन किया। ऐसा लगा जैसे नव्या ही एकमात्र थी जो स्वादिष्ट भोजन का गंभीरता से स्वाद ले रही थी। 2 जीवन जीने के बाद नव्या आज रात ईशा द्वारा व्यवस्थित रात्रिभोज की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। व्यंजन दुनिया में सबसे अच्छे थे। रेस्तरां से निकलने के बाद वरुण जानबूझकर पीछे रह गया और नव्या के पास गया। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। नव्या ने उसकी तरफ देखा और मनोरंजन में हंस पड़ी। तुम्हारा ऐसा भाव क्यों है? बोलो। वरुण ने ऊपर ईशा की तरफ देखा, जो सबको गर्म पानी के झरने के बारे में समझा रही थी। उसने अपने होंठ भींचे और धीमी आवाज में कहा, मुझे अब भी तुमने जो पेन दिया वह पसंद है। नव्या अपनी भौहें उठाने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन वरुण ने शर्माते हुए नजरें हटा लीं। मुझे भी ऐसा लगता है। हालांकि मैंने जो उपहार दिया वह ईशा जितना महंगा नहीं था, ये तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त है, नव्या ने धीरे से कहा। वरुण ने अपनी भौहें सिकुड़ी और नव्या की तरफ मुड़ा। उसके शब्द पर्याप्त रूप से अस्पष्ट थे। क्या वह नहीं समझ पाए या उसने ये जानबूझकर किया? मेरा मतलब वह नहीं था। मेरा मतलब है। नव्या ने बीच वाक्य में ही वरुण को रोक दिया। नव्या अचानक तेज हुई और वरुण की तरफ मुड़ी। चलो चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वरुण ने ऊपर देखा और देखा कि सब पहले ही बस में थे। उसने आह भरी और अपने इकरार को निगल लिया। बायून पहाड़ के गर्म पानी के झरने एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना नहीं थे, उन्हें कृत्रिम रूप से विकसित किया गया था। हालांकि इस युग में जहां मनोरंजन परियोजनाएं दुर्लभ थीं, ऐसे कृत्रिम गर्म पानी के झरने केवल अमीर लोगों के लिए सुलभ थे। उन्होंने गर्म पानी के झरनों को लिंग के आधार पर विभाजित किया, इसलिए वे चेंजिंग रूम के बाहर 2 टीमों में बढ़ गए। चेंजिंग रूम में वरुण ने अपनी शर्ट उतार दी। उसके सुव्यवस्थित छाती के मांस और 6 पैक एब्स पर कोई संदेह नहीं था। उसने अपनी शर्ट पकड़ी और निराशा में अलमारी में फेंक दी। रोहन और गौरव एक दूसरे की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे नहीं जानते थे कि वरुण को क्या हुआ था। वह अभी तक ठीक था। रोहन ने गौरव को एक नजर दी। ये देखकर गौरव ने अपना चश्मा उतारा और नंगे बदन वरुण की तरफ चला गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वरुण ने अलमारी को बंद कर दिया और गर्म पानी के झरने के प्रवेश द्वार की तरफ चला गया। वरुण शायद ही कभी बिना किसी कारण के गुस्सा होता था। रोहन और गौरव खुद को वहां हैरान खड़े होने से रोक नहीं पाए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, यह नहीं जानते हुए कि क्या हुआ था। क्या हो रहा है? क्या हमने उसे नाराज किया? रोहन ने नंगे आगे बढ़ते हुए कहा, जैसा कि उसने एक भान को सिकोड़कर कहा। फिर उसने गर्म पानी के झरने के प्रवेश द्वार की तरफ देखा। गौरव ने अपनी घड़ी उतारी और फुसफुसाया, रात के खाने पर वातावरण अजीब था। यह शायद ईशा की वजह से है। छी! रोहन ने अपने होंठ मूंद लिए। क्या यह अच्छी बात नहीं है? मेरी राय में, वरुण का पीछा करने वाले इतने सारे लोगों में केवल ईशा ही सबसे अच्छी है। चाहे वह रूप रंग हो, स्वभाव हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुझे लगता है कि वह वरुण के साथ सबसे अधिक संगत है। रोहन के दिल में ऐसे विचार थे। इसके अलावा ईशा, एक लड़की, पहले ही पहल कर चुकी थी। आज उसने जो कुछ भी व्यवस्थित किया था और उसे जो महंगा जन्मदिन का उपहार दिया था, वह अंततः एक प्रच्छन्न इकरार था। अगर कोई और लड़का होता, तो वे शायद इतने खुश होते कि वे अपना मुंह बंद नहीं कर पाते। कोई नहीं जानता था कि वरुण क्या करने की कोशिश कर रहा था। गौरव ने शांत स्वभाव के साथ रोहन की तरफ देखा। क्या तुम बता नहीं सकते? क्या? रोहन ने भौहें सिकोड़ी, यह नहीं जानते हुए कि गौरव का क्या मतलब था। गौरव ने लाचारी से सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि रोहन वास्तव में अच्छी तरह से गठीला था और फिर भी इतना सरल मन था। छी! जब रोहन ने ये देखा, तो उसने अधीरता से अपनी भौहें उठाईं और गौरव के नितंबों पर थप्पड़ मारा। मुझे बताओ, तुम मुझे संदेह में क्यों रख रहे हो? गौरव को यह नफरत थी जब दूसरे उसके नितंबों पर थप्पड़ मारते थे, इसलिए उसने तुरंत उसे घूरा। रोहन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने देखा ही ना हो और उत्सुकता से आग्रह किया, तुम्हारा क्या मतलब है? जल्दी बताओ। गौरव ने उसे घूरा और शांति से कहा, वरुण नव्या को पसंद करता है। क्या? रोहन हैरान रह गया। जब उसने प्रतिक्रिया दी, तो उसने अविश्वास में अपना हाथ हिलाया। असंभव, वह असंभव है। गौरव ने कुछ नहीं कहा। वरुण ने नव्या को पहले अस्वीकार कर दिया था।
जब वे कुछ दिन पहले आर्केड गए थे तो रोहन ने वरुण से खास तौर पर पूछा था कि क्या उसे नव्या के लिए भावनाएं हैं। वरुण ने उस समय इसे नकार दिया था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि रोहन को उस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि गौरव को अपनी सहज ज्ञान पर विश्वास था। आज नव्या के प्रकट होने के बाद उसने वरुण के हर चाल और जिस तरह से उसने नव्या की तरफ देखा था वह देखा था। नहीं, रोहन इसे समझ नहीं पाया। उसने गौरव की तरफ देखा और कहा, नव्या में क्या अच्छा है? मैं मानता हूं कि वह सुंदर है, लेकिन इसके अलावा क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह अजीब है? गौरव ने अपने अंतर्वस्त्र उतारे और ऊपर देखे बिना कहा, तुम नव्या के प्रति पूर्वाग्रही हो। यह एक सवाल नहीं था, बल्कि एक बयान था। जिस पल नव्या ने वरुण से उसे 1 महीने के लिए दोपहर का भोजन कराने के लिए कहा था, रोहन के दिल में हमेशा नव्या के प्रति रंजिश रही थी। इसका दोष मुझ पर मत डालो। रोहन के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मैं पहले ही प्रिया की वजह से उसके प्रति दोस्ताना हूं। हम अब एक व्यक्ति के रूप में नव्या के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह थोड़ा अजीब अभिनय कर रही है? नहीं, गौरव ने शांति से कहा, जैसा कि उसने अपने चारों ओर एक तौलिया लपेटा। उसने रोहन को अनदेखा किया और गर्म पानी के झरने की तरफ चला गया। ठीक है, तुम सब उसे पसंद करते हो, लेकिन मैं अकेला हूं जो उसे पसंद नहीं करता। क्या ये चलेगा? मैं उसके प्रति पूर्वाग्रही हूं। रोहन ने त्याग के भाव से कहा। गर्म पानी के झरने में वरुण ने अपना सिर किनारे पर झुका दिया। उसका शरीर गर्म पानी के झरने में भिगोया हुआ था, केवल उसके दृढ़ सीने का आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा उठाया और तौलिया ने उसके चेहरे का आधा हिस्सा ढक लिया। कोई भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सकता था। उसका दिल गड़बड़ी में था। वरुण के सीने में बहुत सारी भावनाएं अटकी हुई थी, लेकिन उसे कोई निकास नहीं मिला। ये ईशा या किसी और की वजह से नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि वह अंततः नव्या के लिए अपनी भावनाओं का सामना कर सकता था। हालांकि उसे लगा कि नव्या उसे दूर धकेल रही है। वह उन दोनों के बीच अदृश्य दूरी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। रात में बायुन पहाड़ से अचानक एक पूर्वी हवा उठी। पहाड़ की चोटी पर जंगल के पत्ते लगातार उड़ रहे थे। रात में उसने जो गर्म पानी का झरना लिया था, उसकी वजह से नव्या ने बहुत आराम महसूस किया। इस समय उसने एक बाथरोब पहना हुआ था और कॉल करने के लिए कमरे की खिड़की के सामने खड़ी थी। संप्रदाय प्रमुख, मैंने पहले ही अस्पताल में व्यवस्था कर दी है। चिंता मत करो, शुभम ने कहा। नव्या ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि उसके दिल में रखा पत्थर जमीन पर गिर गया था। धन्यवाद, शुभम, नव्या सच कह रही थी। उसके लिए, उसकी मां की बीमारी का समाधान होने के बाद ही वह अन्य चीजें कर सकती थी। हालांकि, उसके शब्दों ने उसे विशेष रूप से भयभीत महसूस कराया। संप्रदाय प्रमुख, आप बहुत गंभीर हैं। ये कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। पहले शुभम, फिर तरुण। हालांकि नव्या उनके अत्यधिक सम्मानजनक रवैये की आदी नहीं थी, लेकिन उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। वरिष्ठता में अंतर उनके दिलों में जड़ गया था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह सिर्फ कुछ शब्दों से बदल सकती थी। नव्या के पास विषय बदलने और कंपनी के बारे में बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम्हें जमीन के दोनों टुकड़ों के लिए शीर्षक विलेख मिल गए? मेरे पास हैं। जमीनें अब आधिकारिक तौर पर हमारी कंपनी के तहत पंजीकृत हैं। बहुत अच्छा, हम कल दोपहर की बैठक में विवरण के बारे में बात करेंगे। देर हो गई है, जल्दी आराम करो। नव्या ने आकाश की तरफ देखा और पर्दे बंद कर दिए। शुभ रात्रि, संप्रदाय प्रमुख। शुभ रात्रि। फोन रखने के बाद नव्या सीधे बिस्तर पर चली गई। रिजॉर्ट होटल का बिस्तर मुलायम और आरामदायक था। एक बेहोशी में नव्या को लगा जैसे वह अपने पिछले जीवन में राजधानी में उच्च वर्ग के अपार्टमेंट में लौट आई थी। शायद आज थोड़ी थकी हुई और आरामदायक बिस्तर के साथ मिलकर नव्या थोड़ी देर बाद ही सो गई। एक अज्ञात अवधि के बाद नव्या को अपनी नींद में घुटन भरे धुएं की गंध महसूस हुई। इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल पाती, विला में एक कान छेड़ने वाला और चिंतित अलार्म बज उठा। बज बज। नव्या ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और पाया कि उसका कमरा घने धुएं से भरा हुआ था जिसने लगभग उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था। खांसी, खांसी। नव्या असुरक्षित रूप से पकड़ी गई और धुएं का एक कश अंदर लिया। उसने हिंसक रूप से खांसा और अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया दी। ओह नहीं, आग लगी है। वह घूम गई और बिस्तर से उठी। नव्या ने अपने कपड़े भी नहीं पहने। उसने खुद को एक बाथरोब में लपेटा और कमरे से बाहर भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक घना धुआं उस पर झपटा और इसने तुरंत नव्या को निगल लिया। आग लगी है, सब भागो। धुएं के बीच प्रिया की आवाज दूर से सुनाई दे सकती थी। दरवाजे खुलने की आवाज एक के बाद एक गूंज उठी। तीसरी मंजिल पर लड़कियां जल्दी से गलियारे से भागीं। हालांकि धुआं घना था, फिर भी वे स्थिति को देख सकती थीं। नव्या ने जमीन से तापमान बढ़ते हुए महसूस किया और नीचे देखने के लिए अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग किया। उसने देखा कि दूसरी मंजिल पर आग तीसरी मंजिल की तरफ फैल रही थी। अंजलि, जो सबसे पहले सीढ़ी की तरफ भागी और नीचे जाना चाहती थी, चीख उठी।
इस पल में वे नीचे कुछ भी नहीं देख सकते थे। वे केवल भयंकर आग को देख सकते थे। चौथी मंजिल पर लड़के उसी पल नीचे भागे। सब घुटन महसूस कर रहे थे और रो रहे थे, लेकिन नीचे की आग बहुत तेज थी। स्थिति देखे बिना वे सीढ़ियों से भाग नहीं सकते थे। हमें क्या करना चाहिए? आग पहले ही दूसरी मंजिल तक पहुंच चुकी है। हम नीचे नहीं जा सकते। नेहा इतनी डरी हुई थी कि वह रो पड़ी। सबने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। इसके अलावा स्थिति ने उन्हें शांत मन से सोचने की इजाजत नहीं दी। एक पल के लिए उनके पास कोई विचार नहीं था। ये देखकर कि धुआं गाढ़ा हो रहा था, अगर वे समय पर नहीं निकले तो सब धुएं से मर जाएंगे। सब मेरे पीछे ईशा के कमरे में आओ। इस पल में नव्या की आवाज अचानक सुनाई दी। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वह ईशा के कमरे की तरफ भागने वाली पहली व्यक्ति थी। दूसरों ने पहले ही अपनी रीढ़ की हड्डी खो दी थी। अब जब कोई अचानक खड़ा होकर निर्देश देने लगा, तो उन्होंने परवाह नहीं की कि यह व्यक्ति नव्या थी। वे उसके पीछे ईशा के कमरे में भागे। सौभाग्य से जब ईशा बाहर आई तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह गलियारे के सबसे अंदर वाले हिस्से में थी, इसलिए अंदर का धुआं गाढ़ा नहीं था। सब एक साथ अंदर भागे। नव्या ने रोहन से कहा, जो सबसे आखिरी में घुसा था, दरवाजा बंद करो। जैसा कि उसने कहा, वह खिड़की की तरफ भागी और उसे खोल दिया। ताजी हवा अंदर लाई। सब अभी तक लगभग दम घुट चुके थे। ये देखकर वे खिड़की की तरफ भागे और गहरी सांसें लीं। नव्या सब में सबसे शांत थी। उसके पास कुछ और कहने का समय नहीं था। उसने चादरें पकड़ी और कंबल खींच लिया, जल्दी से एक कड़ी गांठ बांध दी। ये देखकर सब तुरंत नव्या के इरादों को समझ गए और जल्दी से मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ये तीसरी मंजिल है। जब तक हम इन चीजों को 15 मीटर तक जोड़ सकते हैं, तब तक हम सुरक्षित रूप से उतर जाएंगे। नव्या अब भी बहुत शांत थी, लेकिन उसने दूसरों को सांत्वना देना नहीं भूला। सब डरो मत, हम ठीक हो जाएंगे। विला बायून पहाड़ के गर्म पानी के झरनों के ऊंचे स्थान पर था। अगर आग लगती है तो ये होटल कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करेगी। हालांकि नव्या को याद था कि जब वे पहाड़ पर गए थे तो वे एक दर्शनीय बस में बैठे थे। सड़क पर्याप्त चौड़ी नहीं थी और अग्निशमन ट्रक के लिए ऊपर आना आसान नहीं होगा। इसलिए वह चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे खुद ही भागने का एक रास्ता सोचना था। नव्या की शांति और तेज सोच के कारण सब थोड़ा शांत हो गए। दरवाजे के बाहर घना धुआं गाढ़ा होता गया और ये दरवाजे के फ्रेम में अंतराल के माध्यम से अंदर आया। ये देखकर नव्या ने जल्दी से प्रिया से कहा, प्रिया, बाथरूम जाओ और तौलिए को गीला करो। दरवाजे को अवरुद्ध करो। प्रिया बाथरूम में भागी। ये देखकर कि ईशा के बाथटब में पानी था, उसने दोनों तौलियों को अंदर फेंक दिया। उसने उन्हें उठाया और बाहर भागी। उसने वही किया जो नव्या ने उसे बताया था और दरवाजे के नीचे एक गीला तौलिया भर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, नीचे का घना धुआं अंदर नहीं आ सका, लेकिन दरवाजे के ऊपर का घना धुआं रोका नहीं जा सका। कोई विकल्प नहीं था। उन्हें जो कुछ भी वे कर सकते थे, वह करना था। उन्होंने कमरे में जो कुछ भी वे कर सकते थे, उसका उपयोग किया। लड़कों ने भी अपने पायजामे उतारे और उन्हें जोड़ दिया। ये देखकर कि लंबाई पर्याप्त थी, नव्या ने एक छोर को बिस्तर के पैर से मजबूती से बांध दिया। सब, चलो गद्दे को एक साथ खिड़की से नीचे फेंकते हैं, नव्या ने दूसरों से कहा। तुम गद्दे को क्यों फेंक रही हो? रस्सी पहले ही जुड़ी हुई है। चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। अंजलि डरी हुई थी और बस जल्दी से छोड़ना चाहती थी। वह रोने से खुद को रोक नहीं पाई। इसके अलावा वह ये पता नहीं लगा सकी कि उन्हें गद्दे को नीचे फेंकने की जरूरत क्यों थी। लड़कों को नव्या के इरादों को समझ आया। वे तुरंत आगे बढ़े और बिस्तर को खिड़की के सामने धकेल दिया। सौभाग्य से खिड़की पर्याप्त बड़ी थी। लड़कों ने एक साथ काम किया और गद्दे को उठाया और नीचे फेंक दिया। ये खिड़की के नीचे खुली जगह में ठीक से उतरा। उन्होंने मानव निर्मित रस्सी को बिस्तर के एक छोर से बांध दिया और दूसरे छोर को खिड़की से नीचे फेंक दिया। जैसा कि नव्या ने उम्मीद की थी, रस्सी का सिरा 4 या 5 मीटर जमीन से था। उनके शरीरों के साथ उनके पैर जमीन से लगभग 2 मीटर होंगे। सौभाग्य से नीचे एक गद्दा था। यहाँ तक कि अगर वे कूदते हैं तो 2 मीटर की दूरी से कोई नुकसान नहीं होगा। रोहन उन सब में सबसे फिट और मांसल था। नव्या ने तुरंत रोहन की तरफ देखा और कहा, तुम पहले जाओ। उसके बाद तुम बाकी सबको प्राप्त करने के प्रभारी होगे। मैं। रोहन थोड़ा हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि नव्या उसे सबसे पहले नीचे जाने देगी। ओह, देरी मत करो। अगर वह तुम्हें नीचे जाने के लिए कहती है तो जाओ। प्रिया ने अधीरता से आग्रह किया। इस पल में वास्तव में बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। रोहन ने नव्या की तरफ एक गहरी नजर डाली और फिर खिड़की से बाहर चढ़ गया। उसने रस्सी पकड़ी और जल्दी से नीचे फिसल गया। पलक झपकते ही रोहन सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया। ये देखकर सबने राहत की सांस ली। ये तरीका वास्तव में संभव था। सबने देखा, बस रोहन के तरीके का पालन करो और एक एक करके नीचे फिसल जाओ। नीचे एक गद्दा है और रोहन तुम्हें प्राप्त करने के लिए वहां होगा।
ये बहुत सुरक्षित है, डरो मत। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, सब एक एक करके खिड़की पर गए। रात में पूर्वी हवा चली और आग हवा के प्रभाव में और भी तेज लग रही थी। नव्या ने अनजाने में अपनी एक्स-रे दृष्टि से देखा और आग पहले ही तीसरी मंजिल तक फैल चुकी थी। कमरे में धुआं गाढ़ा होता गया। जब गौरव नीचे गया तो वह कमरे में कुछ और नहीं देख सका। एकमात्र चीज जो वह जानता था वह ये थी कि कमरे में केवल नव्या और वरुण ही बचे थे। जो अन्य लोग पहले ही नीचे जा चुके थे, उन्होंने तीसरी मंजिल पर ईशा के कमरे की तरफ देखा। वे केवल खिड़की से घना धुआं बाहर आते हुए देख सकते थे, लेकिन नव्या और वरुण नीचे नहीं आ रहे थे। नव्या, नव्या, वरुण, वरुण, शिवानी और रोहन ने नीचे से चिल्लाया, लेकिन अब भी उनका कोई संकेत नहीं था। यहाँ तक कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं थी। दूर से तेज कदमों की आवाज आई। रिजॉर्ट कर्मचारी देर से आए थे। ये देखकर प्रिया जल्दी से आगे भागी। जब उसने चेहरे पर गंदगी वाली लड़की को देखा तो नेता चौंक गया। हालांकि इससे पहले कि वह स्थिति के बारे में पूछ पाता, प्रिया ने उसे पकड़ लिया। प्रिया ने तुरंत चिंतित रूप से रोया, जल्दी से उन्हें बचाओ। अंदर 2 लोग हैं, जल्दी से उन्हें बचाओ। इस समय विला में नव्या ने अपनी मानसिक खेती तकनीकों का उपयोग करके अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बना ली थी। हालांकि वह पहले ही विला की चौथी मंजिल पर प्रकट हो चुकी थी। वरुण, वरुण, नव्या ने वरुण का नाम लिया क्योंकि उसने एक एक करके दरवाजे खोले और उसे ढूंढा, लेकिन वरुण कहीं नहीं मिला। गौरव के नीचे जाने के बाद नव्या चाहती थी कि वरुण पहले जाए, लेकिन कमरा धुएं से भरा हुआ था, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख सकती थी। उसने 2 बार पुकारा लेकिन वरुण की प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी उसने देखने के लिए अपनी मानसिक खेती तकनीक का उपयोग किया। अप्रत्याशित रूप से कमरे का दरवाजा खोल दिया गया था और वरुण कहीं नहीं मिला। ये चिंतित होकर कि वरुण को कुछ हो जाएगा, नव्या केवल अपने मन से खुद को बचा सकती थी और उसे ढूंढने के लिए धुएं से भरे विला में भाग गई। जब वह चौथी मंजिल के दक्षिण की तरफ सबसे अंदर के कमरे में पहुंची तो दरवाजा चौड़ा खुला था। वरुण बिस्तर के सामने कालीन पर लेटा हुआ था। ये स्पष्ट था कि उसने बहुत ज्यादा धुआं अंदर लिया था और यह अज्ञात था कि वह बेहोश हो गया था या मर गया था। वरुण, नव्या चौंक गई और जल्दी से वरुण का सिर ऊपर खींचा। वरुण आंसू के साथ घुटन महसूस कर रहा था और उसका गोरा चेहरा कालिक से ढका हुआ था। सौभाग्य से उसकी छाती अब भी उछल रही थी। यह अच्छा था कि वह मरा नहीं था। नव्या वरुण के कमरे की खिड़की की तरफ चली गई और उसे खोल दिया। उसने नीचे देखा। ये कमरा और ईशा का कमरा विपरीत दिशाओं में थे और खुला हवादार स्विमिंग पूल ठीक उनके नीचे था। बिना सोचे समझे नव्या आगे बढ़ी और एक मानसिक खेती तकनीक के साथ वरुण को आसानी से उठा लिया। हालांकि इससे पहले कि नव्या हिल पाती, वरुण, जिसके पास अब भी चेतना का एक निशान था, अचानक कमजोर आवाज में फुसफुसाया, तकिए के नीचे। नव्या रुक गई और भान को सिकुड़कर वरुण की तरफ देखा। वरुण, तुमने क्या कहा? तकिए के नीचे, पेन। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।